Hello everyone, this is Muskan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट के अंदर आने वाला सेकंड चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तो हम कर ही चुके हैं। सेकंड चैप्टर आता है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, ये चैप्टर ऑलमोस्ट 90% फीलिंग देगा आपको किस चीज की, एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ने की। ठीक है, आपको लगेगा आप बायोलॉजी से थोड़ा सा अलग और पूरी तरीके से घुस चुके हो किसमें, ईवीएस में। ठीक है, जैसे आप बचपन में जूनियर क्लासेस में ईवीएस पूरी की पूरी बुक आपकी हुआ करती थी, उसे पढ़ते थे, बस वही यादें आपकी होने वाली हैं ताजा। अब आप पढ़ने वाले हो, आपको लगेगा जैसे हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज कर रहे हैं, तो भाई वही तो होएगा। देखो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन देंगे हम आपको सबसे पहले कि पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ये जो टॉपिक है ये क्या क्या आपको सिखाने वाला है, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि सारे के सारे टॉपिक्स जो इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले आप देखोगे यहां इस चैप्टर में कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारे घर में हम दही जमाते हैं तो उसमें माइक्रोब है ना। अचार बनता है तो उसमें क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, हम बनाते हैं जैसे हम डोज लगाते हैं बहुत सारे, जैसे कि मैदे के और आटे के जो भी हम डोज लगाते हैं, भटूरा बनाने के लिए लगाते हैं, इन सब में माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, इन सब में माइक्रोबियल एक्शंस हैं। राइट, ये सब में माइक्रोबियल एक्शंस हैं। तो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोबियल एक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं, कौन से माइक्रोब्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस टॉपिक के अंदर जो हम आज ही पढ़ लेने वाले हैं। उसके बाद आप जानोगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या रोल है, कौन कौन से माइक्रोब्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है, कैसे ये इस ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं और इसे कौन कौन से माइक्रोब्स को इस ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्या वो प्रोसेस है जिससे सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल है, किस तरह से कौन से माइक्रोब को यूज करके बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है, ये पूरा फिनोमिना, ये पूरी प्रोसेस आपको यहां पढ़नी है। देन आपको पढ़ना है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है किसे, माइक्रोब्स को। ठीक है, ये एस्पेक्ट भी आपको उनका पढ़ना है, ये यूज भी आपको उनका पढ़ना है। और बायो फर्टिलाइजर्स की तरह माइक्रोब्स को, कौन से माइक्रोब को यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू यूज किया जाता है, ये आप जानोगे यहां पर। तो आप समझ रहे हो माइक्रोब्स का हमारे ओवरऑल पूरी लाइफस्टाइल में, ठीक है, चाहे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट हो, चाहे बायोगैस प्रोडक्शन हो, बायो कंट्रोल एजेंट वाला फंक्शन हो, या फिर बायो फर्टिलाइजर का हो, कहीं पर भी पूरी लाइफ की एक्टिविटीज में हमारी पूरी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जितना भी माइक्रोब्स का यूज होता है, उस पूरे माइक्रोब्स के यूज को हमें इस चैप्टर में पढ़ लेना है। इसीलिए इसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। राइट, हमारी लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज में, हमारे आसपास चल रही सारी एक्टिविटीज में जितना भी माइक्रोब्स का यूज है, माइक्रोब्स का जो भी रोल है, वो पूरा हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। इसीलिए इसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले ले लेते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि आपको एनसीईआरटी हमेशा क्या करती है, आसपास की सारी चीजों से ध्यान आपका खींचते 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 उस टॉपिक की तरफ लेकर आती है, फिर धीरे 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 करके आपको उसके एक एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि एनसीईआरटी कब आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा देती है। बस उसी फ्लो को स्टार्ट करते हैं। देखो धीरे धीरे, सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने आपको क्या कहा, एनसीईआरटी ने आपसे कहा दैट बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। जो मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स पाए जा रहे हैं, इन सब के साथ साथ जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे मेजर इंपैक्ट पड़ता है, इनका मेजर रोल है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर। ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के क्या हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं। क्या है ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स हैं, अगर ये माइक्रोब्स ना हो तो हम कैसे सारी एक्टिविटीज को करेंगे, कैसे ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज चलेंगी, कैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज आपने देखा ना, सारी एक्टिविटीज हैं, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, राइट, सारी एक्टिविटीज कैसे होंगी, ठीक है, आएगी दिक्कत। नाउ यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी इन क्लास 11th। ऑर्गेनिजम्स में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ये तो सब कुछ आप क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हो, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो, प्लांट वाले कौन कौन से हैं, एनिमल वाले कौन कौन से हैं, सब पढ़ चुके हो। अब क्या आपको याद है कि कौन से किंगडम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पुट किया गया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम के अंदर पुट किया गया था, क्या आपको याद है? विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक हैं? क्या आपको याद है क्लास 11th की कहानी? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, माइक्रोब्स क्या होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ओके, यूबिक्विटस जिसे कहते हैं, सॉइल में भी है, वाटर में भी है, एयर में भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी है, हमारी बॉडी के बाहर भी है, हर जगह है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां माइक्रोब्स ना हो, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। तो दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, मतलब जहां पर सारे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर तो माइक्रोब्स हैं ही, लेकिन साथ साथ माइक्रोब्स वहां भी हैं जहां कोई दूसरा अदर लाइफ फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, लेकिन माइक्रोब्स कर जाते हैं, लेकिन माइक्रोब्स कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम माइक्रोब्स में बात करें किसकी, बैक्टीरिया की, ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हें, यूबिक्विटस, किसी भी एनवायरमेंट में किसी भी तरह के कंडीशंस में वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्हें यूबिक्विटस कहा जाता है क्योंकि भाई हर जगह वो सर्वाइव कर लेते हैं। सी दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कैन एग्जिस्ट सच एज डीप इनसाइड द गीजोस, मतलब थर्मल वेंट्स, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह, वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, जहां पर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हाई हो सकता है। डीप इन द सॉइल, वहां भी वो सर्वाइव कर लेते हैं कितना भी प्रेशर हो। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, चाहे कितनी भी मीटर थिक स्नो की लेयर हो उसके अंदर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, कितने भी मीटर्स थिक, मीटर्स की बात हो रही, सेंटीमीटर नहीं, कितने भी मीटर्स की थिक स्नो लेयर हो उसके भी बीच में वो, उसके भी अंदर, उसके भी नीचे सर्वाइव कर जाते हैं। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो आप समझ रहे हो इनकी रेंज ऑफ सर्वाइवल क्या है, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, इतनी सारी वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे ये सर्वाइव कर जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम यूबिक्विटस कि भाई ये हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट everywhere, in soil, in water, in air, inside our body, outside our body, everywhere they are present। और सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, मतलब एनिमल्स की बॉडी के अंदर, ठीक है, प्लांट्स में, सब जगह ये माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रोब्स की तो दे आर वेरी डाइवर्स, ठीक है, दे आर वेरी डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब बहुत ज्यादा इनके पास विविधता है, बहुत ज्यादा इनके पास वैरायटी है, जैसे कि प्रोटोजोआंस, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि फंजाई, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, ठीक है, और प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स, ये सब क्या है, प्रियॉन्स, ये सब क्या है, दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सब वैरायटी है माइक्रोब्स की, सब माइक्रोब्स है, सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। ऐसे बैक्टीरिया जैसे कि माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई, इन माइक्रोब्स की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया और काफी सारे फंजाई की, ठीक है, अगर इनकी हम बात करें, रुक जाओ इसको जरा मैं क्लीन कर दूं यहां से, हाँ, सी microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with naked eyes। ठीक है, माइक्रोब्स को जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई को क्या किया जा सकता है, किसी न्यूट्रिटिव मीडिया में, न्यूट्रिटिव मीडिया का मतलब क्या है, ऐसा मीडियम जहां पर उनको ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हो प्रॉपर, है ना, तो वो कहलाएगा न्यूट्रिटिव मीडिया। मतलब ऐसा मीडियम, मीडिया मतलब मीडियम जहां पर उनको ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए है वो पूरा इन्वायरमेंट में, उसमें, उस मीडियम में अवेलेबल हो, तो वहां पर उन्हें क्या किया जा सकता है, आप खुद भी चाहो तो
इंटेंशनली, ठीक है, पर्पसफुली क्या कर सकते हो, किसी बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो करवा सकते हो। अगर आपने उसको न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड कर दिया है, न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड कर दिया है, तो वो वहां पर ग्रो कर जाएगा, वो अपनी कॉलोनीज वहां पर बना लेगा। तो माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद नेकेड आईज। वो ऐसी कॉलोनीज बनाएगा जिन्हें आप, ठीक है, नेकेड आईज से भी देख सकते हो, इसकी जो कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं। तो सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जो कल्चर्स होते हैं, ऐसे जो वो न्यूट्रिटिव मीडियम डेवलप किए गए हैं, ये वाले कल्चर्स क्या होते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को करने के लिए। आप ये समझो कि आज अगर हम बोल पा रहे हैं कि हमारे कर्ड में बैक्टीरिया होता है, आज अगर हम बोल पा रहे हैं कि जो अचार बन रहा है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, आज अगर हम बोल पा रहे हैं कि जो यीस्ट है उससे जो हम डो फॉर्मेशन में देखते हैं कि एक्टिविटीज जो होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो पूरा रिएक्शन होता है, वहां पर डो इतना एयरी कैसे बन जाता है, ये सब माइक्रोबियल एक्टिविटीज हम कैसे बता पा रहे हैं, ये सब तभी बता पा रहे हैं जब हम इन सब की स्टडीज करने के लिए क्या हो पाए, केपेबल हो पाए, जब हमारे पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हुए, जब हम इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की कि ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, हर चीज़ का हमने क्या करी, स्टडी करी। तभी तो हमें ये सब कुछ पता चला कि हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में कौन कौन से माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं, इसका ये एक्शन है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली, ये सारे यूजेस हम कैसे कर पा रहे हैं, जब हमने इन्हें स्टडी किया। ठीक है, तो ये सब कैसे हुआ, ये सारे कल्चर्स को स्टडी करने से ही हुआ। ठीक है, किसी कल्चर में किसी ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब ग्रो करवा के उसकी स्टडी की गई, तब हमें ये सारी चीजें पता चली है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस यूज के लिए उसको कहां पर कमर्शियली जो है वो यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली कहां कहां प्रेजेंट है और उसको कैसे यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, इन्हीं कल्चर्स की स्टडी से। देखेंगे कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया यहां दिख रहे हैं आपको, जिनके बारे में आप क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक है, अलग अलग शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, अलग अलग शेप के बैक्टीरियाज होते हैं। 4 शेप के बैक्टीरियाज पढ़े हैं आपने, 4 शेप के बैक्टीरियाज पढ़े हैं आपने। कौन कौन से, रॉड शेप्ड, ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड, कॉमा शेप्ड, और कौन सा पढ़ा है आपने, स्पाइरल। ठीक है, क्या नाम थे इनके, स्फेरिकल का नाम था कॉकस, कॉमा का नाम था विब्रियो, ऊपर वाला रह गया बेसिलस। ठीक है, इसका था स्पाइरलियम और ये था आपका बेसिलस। ठीक है, ये 4 टाइप के आपने बैक्टीरियाज पढ़े हैं बेस्ड ऑन देयर शेप, है ना, उनके शेप के बेसिस पर। जैसे यहां आपको दिख रहा है ये रॉड शेप, है ना, छोटे छोटे रॉड्स की तरह। ये दिख रहा है आपको कैसा, रॉड शेप, छोटे छोटे रॉड्स की तरह। ये क्या है, ये बेसिलस है। सी, रॉड शेप्ड, मैग्नीफाइड। ठीक है, ये इमेज जो आपको दिखाई दे रही है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की, मतलब बेसिलस की है। दूसरा आपको दिख रहा है ये स्फेरिकल बॉडीज दिख रही है, दिस इज कॉकस, स्फेरिकल शेप्ड, मतलब ये कैसा है, कॉकस। ठीक है, कॉकस बैक्टीरिया। ये कैसा दिख रहा है आपको, ये भी रॉड शेप्ड का ही है, ये भी रॉड शेप्ड का ही है। यहां पर इनको आपको मैग्निफिकेशन बताया हुआ है 1500x 1500x। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो कि दिखा रहा है फ्लैजेला वाला। ठीक है, ये फ्लैजेला दिखा रहा है जो है कितना, 50,000x, मैग्निफिकेशन कितना, 50,000x। ठीक, यहां पर ये जो बैक्टीरियाज आपको दिखाए गए हैं, 2 टाइप तो आपको पता चल गए, इसके अलावा 2 टाइप और होते हैं। एक होता है स्पाइरल, तो ऐसा, और विब्रियो जो कॉमा शेप्ड है वो ऐसा, जैसा आप कॉमा लगाते हो, है ना। ठीक है, चलो याद आ गया सबको क्लास 11th का बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। इसके अलावा देखो कुछ वायरसेस, की इमेजेस देख लेते हैं। एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम कैसा होता है ये आप लोग को सबको बहुत अच्छे से पता है। हम हर्शीचेज एक्सपेरिमेंट और उसके पहले वाले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड देखे हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ये है क्या, ये एग्जैक्टली ये वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है। अ वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया, है ना, इसे क्या कहते हैं हम, बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला। हाँ, दिस इज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया ईटर। और ये क्या है, एडिनोवायरस विच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करता है, एडिनोवायरस।
तीसरा आपको दिख रहा है रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरस है ये, ठीक है, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। मैग्निफिकेशन देख लेंगे इसका 1 लाख टू 1,50,000 एक्स, ठीक है, कितना ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है समझ रहे हो आप इस बात से, राइट। चलो देख लिए इमेजेस, कुछ पढ़ते हैं आगे। सॉरी, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। हमने जो अभी देखा कि एक न्यूट्रिटिव मीडियम में हम बैक्टीरियाज की कॉलोनीज को, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज को क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, और उन्हें हम स्टडी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक। तो ये जो कॉलोनियल ग्रोथ होती है इनकी, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कॉलोनी की उन्होंने बताई फंगल कॉलोनी की, ठीक है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। यहाँ पर देखो एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो कर रही है, देखो कैसे वो डिवाइड कर रहा है, ये देखो कैसे वो डिवाइड कर रहा है, ठीक। और यहाँ देखो ये दिखा रहा है आपको फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, ठीक है, एक फंगल कॉलोनी ग्रो करता हुआ दिखा रहा है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। Microbes cause a large number of diseases in human beings. They also cause diseases in animals and plants. माइक्रोब्स ऐसा नहीं है कि सब जगह हमें काम ही आ रहे हैं, है ना। हमने इससे पहले हेल्थ एंड डिजीज तो पढ़ ही लिया है, अब ये चीज तो हमें ये वाला फैक्टर तो पढ़ने की यहाँ पर दोबारा जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी हेल्थ एंड डिजीज में हमने पढ़ा है कि ये हमें नुकसान कितना ज्यादा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बस देख रहे हैं कि काम कितने आ रहे हैं। मतलब आप कुल मिला के ये समझ लो, आपका क्लास 8th में जो एक चैप्टर हुआ करता था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, उसी को यहाँ पर इस यूनिट में डाल दिया गया है और 2 अलग पार्ट में डाल दिया गया है, ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक। पहले आपको बता दिए गए दुश्मन कैसे हैं और अब बता रहे हैं कि दोस्त कैसे हैं। पहले आपको बता दिया नुकसान कहां कहां पहुंचा रहे हैं और अब बता रहे हैं कि फायदा कैसे कैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो आपका चैप्टर हुआ करता था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, उसी का ये पोर्शन समझ लो। पहले बताए हैं आपको दुश्मन और अब बता रहे हैं आपको दोस्ती कैसे है, ठीक। तो देखो यहाँ पर भाई डिजीजेस तो बहुत सारी कॉज करते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया है, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में डिजीज कॉज करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हार्मफुल है ना। सारे माइक्रोब्स जो हैं वो सिर्फ हार्मफुल ही हैं, कई सारे माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं कई सारे तरीकों से, ठीक है, यूजफुल है कई सारे तरीकों से। सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन चैप्टर, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल्स हैं माइक्रोब्स के हमारी डेली लाइफ में, उसे इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है आपके साथ। तो अब समझ आया कि इस पूरी चैप्टर की जो कहानी है वो आपकी क्लास 8th की कहानी है, जो था आपका चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन, नहीं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। अब वो आ गया यहाँ पर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। पार्ट कितने बन गए इसके, 2। एक जगह हम दुश्मनी तो पढ़ के आ गए हैं, अब हमें पढ़नी है यहाँ पर दोस्ती, ठीक है। अब हमें पढ़नी है यहाँ पर दोस्ती। सबसे पहली दोस्ती की जो फायदा हमें मिल रही है यहाँ पे, सबसे पहली बेनिफिट जो हमें मिल रही है इस दोस्ती की, वो मिल रही है क्या, हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाली पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। पढ़ लेते हैं अपन कौन सी वाली, यहाँ पर बेनिफिट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे हेल्प कर रहा है। तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। आपको या तो अगर नहीं पता है तो वाकई आप सरप्राइज होने वाले हो, और अगर पता है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है कि हम हर दिन माइक्रोब से रिलेटेड बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं हर दिन, ठीक है। अ कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, मिल्क से कर्ड का प्रोडक्शन, है ना। ये वाला एग्जाम्पल तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको बचपन से दिया जा रहा है और आगे तक दिया ही जाएगा। ये वो एग्जाम्पल है जो बचपन से दिया जा रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि lactobacillus and others commonly called as lactic acid bacteria, इसे lactic acid bacteria lab भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, मिल्क में ग्रो करता है और फिर वो कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। ग्रोथ के वक्त जब ये हम कह रहे हैं कि मिल्क में ग्रो करता है, तो ग्रोथ के वक्त ये जो LAB है, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये कोगुलेट हो जाता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन्स को, ठीक है। मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं उनको पार्शियली डाइजेस्ट करता है, पूरी तरह से नहीं, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऐसे एसिड्स बनाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐसा एसिड बनाता है, एसिड को बना के फिर क्या कर देता है, कोगुलेट करता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के प्रोटीन्स को, ठीक है। अब एसिड कौन सा बनाएगा वो तो उसके नाम में ही लिखा है, एसिड कौन सा बनाएगा ये तो उसके नाम में ही लिखा है, हाँ। सी
A small amount of curd added to fresh milk. आपको पता होगा, हमेशा आपने ये प्रैक्टिस देखी होगी, अगर मम्मी को आपने कभी भी दही जमाते हुए देखा है तो वो क्या करती है, जो मिल्क है उसको कैसा लेती है, हल्का सा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा उबलता हुआ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला मिल्क, या हल्का सा, अगर सर्दियों का वक्त है तो हल्का सा गर्म, ठीक है, ल्यूकवार्म टेम्परेचर पे मिल्क को लेकर उसमें थोड़ा सा पार्ट डाला जाता है पहले से बने हुए दही का, ताकि उसमें जो कि लैक्टोबैसिलस पहले से है वो आके एंटर कर जाए यहाँ पर। फिर यहाँ पर जब वो एंटर करेगा तो जो मैंने कहा कि दही, दूध कैसा होना चाहिए, हल्का सा गर्म, हल्का सा गुनगुना, टेम्परेचर उसका मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट टेम्परेचर पे उसे क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी लैक्टोबैसिलस को ग्रो करने की, वो ग्रो करेगा और यहाँ पर भी वो क्या कर देगा, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मिल्क के जो भी प्रोटीन्स उसके अंदर हैं उन सबका पार्शियल डाइजेशन करेगा और बन जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड की हेल्प से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से कर्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, एक स्मॉल अमाउंट को ऐड करते हैं अपन मिल्क में, फ्रेश मिल्क में, जिसे कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट आप ऐड करते हो, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश मिल्क में ऐड करते हो उसे कहते क्या है, उसे कहते हैं इनोक्यूलम। ये जो स्मॉल अमाउंट फ्रेश मिल्क में ऐड किया जाता है उसे कहते हैं इनोक्यूलम। क्या कहते हैं स्मॉल अमाउंट को, इनोक्यूलम, या स्टार्टर, जिसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, उसे इनोक्यूलम या स्टार्टर कहते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, जो जब पहुंचेंगे उस फ्रेश मिल्क में, अगर उसको टेम्परेचर सूटेबल मिल जाएगा तो फटाफट से फिर वहां पर वो क्या करने लग जाएंगे, देखो सूटेबल टेम्परेचर पे वो मल्टीप्लाई करेंगे और मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे कर्ड में, विच ऑल्सो इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, और इसकी वजह से मिल्क की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब इसके अंदर आ जाता है क्या, विटामिन B12 की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, विटामिन B12 की अमाउंट इसमें इंक्रीज हो जाती है और इसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, अब समझ आया। देखो हमारे स्टमक में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उन सबको चेक करने में। ठीक है, हमारे स्टमक में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू चेक द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करता है। ठीक है, जो भी डो हम बनाते हैं, जो मैंने अभी तक आपको एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, डोसा का, भटूरा का, ठीक, ये जितने भी डोज हम बनाते हैं, जिन सबको हम क्या करते हैं, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, उन सब में हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली, भटूरा, इन सब को फर्मेंट किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। इन सब में फर्मेंटेशन किया जाता है किसके थ्रू, इस बैक्टीरिया के थ्रू। ये जो पफ्ड अप अपीयरेंस आपको दिखता है इन डोज का, कि आपने क्या किया, भटूरा का डो लगा के रखा और उसको कुछ टाइम के लिए क्या करा, डैम्प क्लॉथ से कवर करके वार्म टेम्परेचर में रख दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब आप उसको आके देखोगे तो वो साइज में डबल हो जाएगा, एकदम पफ्ड अप हो जाएगा और अंदर बहुत सारी एयर भरी हुई होगी। ठीक है, बहुत सारी एयर भरी हुई होगी। ये एयर आई कहां से, उसके अंदर ये जो डो है इसके अंदर क्या होगा, जब ये बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होगा। बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से उसका अपीयरेंस कैसा होगा, पफ्ड अप सा, एयरी सा अपीयरेंस उसका बन जाएगा। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। क्या आप बता सकते हो कि ये कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे ये लोग यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, बता सकते हो क्या? Where do you think the bacteria for these fermentations come from? अब ये फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरियाज आए कहां से भाई, हम खुद ही ऐड करते हैं उसमें, स्टार्टर हम ऐड करते हैं ना, इनोक्यूलम हम ऐड करते हैं। ठीक है, चले बताएं जल्दी से, क्या लगता है आपको? यस, सिमिलरली जो डो हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं यीस्ट को। आपको पता होगा यीस्ट का पाउडर भी आता है ना, यीस्ट पाउडर के बारे में आपको पता होगा। ठीक, देखो जो डो हम बनाते हैं ब्रेड के लिए, ठीक, उसमें हम यूज करते हैं, लोग यूज करते हैं बेकरी में भी, जब केक बनाना होता है, ब्रेड वहां पर बेक करनी होती है तो बेकरी में उसको यीस्ट पाउडर को यूज किया जाता है और इसीलिए उसे कहते हैं बेकर्स यीस्ट, क्योंकि वो उनके जो काम को बहुत आसान कर देता है, बहुत
रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और बहुत फटाफट से वो बहुत ज्यादा फ्लफी सा एयरी सा डो उन्हें बनाकर रेडी करके दे देता है। कौन? यीस्ट। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस। ठीक, ये काम कर देता है उनका बहुत आसान, इसलिए इसे कहा जाता है बेकर्स यीस्ट, जो कि हेल्प करता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। डो जो है उसको बहुत ज्यादा एयरी बना देता है। एयरी इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत सारी। ठीक है बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स भी हैं जो सब माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लस्सी, है ना, दही से बनती है। जैसे कि अगर हम बात करें फूड की, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया भटूरा, वो भी फर्मेंटेशन के बाद बनता है ना। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स हैं जो कि इससे बनते हैं। टॉडी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, टॉडी एक एग्जाम्पल है, ताड़ी या टाडी जिसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कुछ साउदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये देखने को मिलती है, ताड़ी या टॉडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये साउदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में ट्रेडिशनल ड्रिंक है वहां की, जो ली जाती है। बनती कैसे है ये? पाम जो है उसके सैप को फर्मेंट करके, ठीक है, पाम ट्री का जो सैप होता है उसको फर्मेंट करके ये बनती है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। फिशेस के फर्मेंटेशन के लिए भी माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। सोयाबीन फर्मेंटेशन के लिए भी इनको यूज किया जाता है। आपने देखा होगा सोयाबीन को फर्मेंट करके उसकी सोया बड़ी काइंड ऑफ, सोया चंक्स काइंड ऑफ चीजें बना के बेची जाती हैं। ठीक है, बैम्बू शूट्स को भी फर्मेंट करने के लिए इसे यूज किया जाता है ताकि फूड प्रोडक्ट की तरह इसको यूज किया जा सके। ठीक है, आप समझ लो कि माइक्रोब्स का हाउस होल्ड में, खाने पीने की चीजों में, ठीक है, कितना कितना ज्यादा रोल है। ठीक है, कितना ज्यादा इसको यूज किया जा रहा है। ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट, चीज। चीज भी आपने देखा है बहुत ही ज्यादा एयरी प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा एयरी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। सबसे पुराना फूड आइटम है ये चीज जिसमें माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। ठीक है, चीज सबसे पुराना फूड आइटम जिसमें माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। इनका जो ये एक अलग ही टेक्सचर होता है ना, ठीक है, चीज की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी, उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, उसके फ्लेवर के अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिसिटी के भाई वो किस माइक्रोब से यूज करके बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग, उसकी में वैरायटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपने ये चीज, मतलब ये तो मैं बता के ही गलती करूंगी अगर मैं इस चीज के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन निकालूं। ये तो ऐसा रहता है कि लोगों से, आप लोगों से बोलना पड़ता है कि भूल जाओ कि चीज की इतनी वैरायटी है। जितनी ज्यादा वैरायटी आप लोग को पता है जितना ज्यादा आप चीज को खाते हो, ठीक, तो अब तो आपसे बोलने की जरूरत पड़ती है कि भूल जाओ इसे। ये तो मुझे नहीं बोलने की जरूरत है कि आपको पता है क्या, क्योंकि मुझे पता है आपको पता ही है। ठीक है, चीज की वैरायटी आपको पता ही है। जैसे कि स्विस चीज में बहुत ज्यादा बड़े बड़े होल्स होते हैं, बहुत ज्यादा एयर होता है, आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो एयर जो है वो क्या है? वही कार्बन डाइऑक्साइड ही है। बैक्टीरिया से बनती है ये भी, कौन से? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, प्रोपियोनी शर्मानी, ऐसे इसको याद रखते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, जो कि होता है किस चीज के लिए? स्विस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्विस चीज में जो लार्ज होल्स पाए जाते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल्स प्रेजेंट इन स्विस चीज। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल्स और प्रेजेंट इन स्विस चीज। ये रहा लार्ज होल्स। ठीक है, लार्ज होल्स, स्विस चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। नेक्स्ट देखेंगे, रॉकफोर्ट चीज होता है। रॉकफोर्ट चीज में क्या है? रॉकफोर्ट चीज की अगर हम बात करें तो ये कैसे बनता है? बाय राइपन्ड बाय ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम व्हिच गिव्स देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। कैसे बनता है ये? एक स्पेसिफिक फंगस को ग्रो करवाकर, ठीक है, ये रॉकफोर्ट चीज बनता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक फंगस को ग्रो करवाकर ये रॉकफोर्ट चीज बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए डन, देखते हैं। सी माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूज है, यहां तक हमने क्लियर किया। चीज को बनाने में तो भाई चीज की वैरायटी तो मैं यहां डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रही। पता नहीं आप लोग यहां से लेक्चर को छोड़ के सबसे पहले जाके चीजी पिज्जा और पता नहीं क्या खाने लग जाओगे, चीज याद आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या क्या यूज देखा है अभी तक। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, इसको क्लियर कर दें एक बार।
चलो भाई एक बार देख लेंगे फटाफट से जरा। हमारे पास टॉपिक्स थे कौन कौन से? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमें माइक्रोब्स का यूज देखना था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखना था, सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे होता है वो देखना था, ठीक है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में देखना था। आज हम पढ़ रहे थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले हमने लिया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि भाई जो मैक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं उनके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक्स जो है मतलब माइक्रोब्स जो है, इन सब का जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है, मेजर रोल है, ठीक है, जिनके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। किंगडम्स के बारे में भी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। यहाँ जो ये आपसे किंगडम पूछ रहे थे किसी ने आंसर दिया भी है भाई या नहीं? हाँ, ये जो किंगडम आपसे पूछा गया था आपसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला किंगडम, कौन सा ऑर्गेनिज्म वाला किंगडम था बताओ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला किंगडम कौन सा था बताओ? मोनेरा बताओ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कौन सा था? सी, माइक्रोब्स जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, मिट्टी में, पानी में, हवा में, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के बाहर, सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। इनकी जो साइट्स हैं ये क्यों इतनी ज्यादा मतलब यूबिक्विटस है, क्यों ये हर जगह पाए जाते हैं? क्योंकि हर जगह ये सर्वाइव कर लेते हैं, हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। कितनी ज्यादा वैरायटी में सर्वाइव करते हैं ये हमने देखा, ठीक है। और हमने देखे कुछ बैक्टीरियाज जिसमें से हमने दो टाइप के देखे हैं, रॉड और कॉकस, ठीक है, रॉड शेप्ड और स्फेरिकल शेप्ड। फिर हमने देखे कुछ वायरसेस जैसे कि बैक्टीरियोफेज, जैसे कि एडिनोवायरस, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर हमने देखा एक बैक्टीरियल कॉलोनी कैसे ग्रो कर रही है पेट्री डिश में, और देखा हमने कि एक फंगल कॉलोनी कैसे ग्रो कर रही है पेट्री डिश में, ठीक है। ये कुछ इमेजेस थी जो हमारी एनसीईआरटी की थी, हमने इन्हें देखा। नाउ हमने भाई समझा कि जो माइक्रोब्स हैं इनमें ये जो पूरी कहानी चल रही है माइक्रोब्स की, ये हमारी क्लास 8th वाले चैप्टर को समझ लो आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो वाला, ठीक है। ये हमें डिजीजेस तो दे ही रहे हैं, दुश्मन तो है ही, जो हमने हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा, दोस्त भी है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। हेल्पफुल किस किस तरीके से हैं? तो सबसे पहले हमने हाउस होल्ड यूज देखा उनका कि कहां पर हेल्प कर रहे हैं। हाउस होल्ड यूज में हमने देखा कि ये हमें हेल्प करते हैं जैसे कि बहुत सारी खाने पीने की चीजों में, ठीक है, जैसे कि कर्ड बनाने में हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस, जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और अगर हम बात करें और भी बैक्टीरियाज हमने देखे, ये किस तरह से उसकी मिल्क की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, विटामिन B12 इंक्रीज कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, क्या करता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करता है। जो डो फॉर्मेशन होता है कई सारे फूड्स का, जैसे कि डोसा, इडली, इन सब में, इन सारे बैटर्स में बैक्टीरिया को यूज किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। और जो पफ्ड अप अपीयरेंस आता है इस डो का, वो कैसे आता है? क्योंकि उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये कैसे बनता है? इनके रेस्पिरेशन से कैसे बनता है? ये इस चीज को लिख लो जरा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसको लिख लो जरा, तुम लोग रुक जाओ, इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लो एज अ होमवर्क। ये कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे ऐसा फॉलो कर रहे हैं, ये ऐसा कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो कर रहे हैं माइक्रोब्स जिससे ये इतना सारा मासिव प्रोडक्शन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का? जल्दी बताओ, लिख लो इसे होमवर्क। चलें आगे। हमने देखा क्या कि ये जो डो बनता है, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड और बेकिंग के लिए, उसमें यूज किया जाता है यीस्ट को, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इसको हम यूज करते हैं और इसे कहा जाता है बेकर्स यीस्ट, ठीक है। बेकर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये यीस्ट, क्योंकि वो बहुत आसान कर देता है उनके काम को, डो को बहुत जल्दी क्या बना देता है, एयरी बना देता है, ठीक है। कई सारे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स भी हैं जो कि फर्मेंटेशन पे बेस्ड है, जैसे कि साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में ताड़ी करके एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि फेमस है, और जो बनती है किससे? पाम ट्री के जो सैप है उसको फर्मेंट करके ही बनती है। और अगर हम बात करें कि माइक्रोब्स जो है वो कई सारी चीजों को फर्मेंट करने के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि फिशेस को, सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को, ठीक, ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि भाई चीज, इस टॉपिक को कैसे भूल जाएं। चीज जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसको यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें माइक्रोब्स होते हैं। और अब आप यहाँ देखोगे कि जितनी भी वैरायटी ऑफ चीज पाए जाते हैं वो सब कैसे बन रहे हैं, अलग अलग तरह के माइक्रोब से बनने वाला चीज, ठीक है, उसमें कौन सा माइक्रोब यूज किया जा रहा है, उसके अलग अलग टेक्सचर की वजह से, उसके अलग अलग फ्लेवर की वजह से, उसके टेस्ट की वजह से उसकी वैरायटी बहुत होती है, ठीक। अब जैसे अगर हम बात करें स्विस चीज में होते हैं क्या? बहुत ज्यादा एकदम लार्ज होल्स। ये स्विस चीज का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, आपने टॉम एंड जेरी देखा है, उसमें वो जो जेरी चीज के पीछे पड़ा रहता है ना,
बस ये वही वाला चीज है, स्विस चीज, जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज होल्स होते हैं, ठीक है। स्विस चीज जो उसमें की होते हैं क्या, बहुत ज्यादा लार्ज होल्स, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। और दूसरा हमने टाइप देखा, लास्ट टॉपिक, रॉकफोर्ट चीज, जो कि बनता है कैसे, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगस को उसके ऊपर ग्रो करने से बनता है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंगस को उसके ऊपर ग्रो करवाने से बनता है, जो उसे एक पर्टिकुलर फ्लेवर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थी कहानी रॉकफोर्ट चीज की, डन। ये थी कहानी किसकी, रॉकफोर्ट चीज की। तो बस इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ा अबाउट द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आज पढ़ा हमने अबाउट द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। बस इसी तरह से आपको सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के कंप्लीट करने हैं मेरे साथ, जिसके लिए आप करोगे क्या, जिसके लिए आप जाओगे अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, मिल जाएंगे आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के प्लेलिस्ट। उन प्लेलिस्ट में आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको वहां जाना है, सारे के सारे सेशंस देखने हैं, नया चैप्टर पूरा होने के पहले, ठीक है। पुराना कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है, वो सारे सेशंस जरूर देख लेना है। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल सकता है ऐप पर भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। हर जगह आपको पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और आप यूज कर सकते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।